जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। पुरुषोत्तम मास कृष्ण पक्ष दशमी के इस 10 जून के इस ठीक ठाक मौसम वाले दिन में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जब बाहर जाना होता है तो 2-3 दिन की दिनचर्या अस्त व्यस्त होती ही है। हालांकि हम रामदेवरा के अपने राजस्थान की तीर्थ यात्रा के दौरान आपसे संपर्क में वॉक एंड टॉक के माध्यम से बने रहे। भारतीय रेल की गाथा कही, कहाँ भारत में कहाँ प्रशासन है, कौन देख रहा है, किसी को कुछ नहीं पता चलता। सिर्फ घोषणाएं ही घोषणाएं, और घोषणाओं से राजनीतिक फायदा कितना कैसे मिल सकता है उस पर ही बात होती है। बहुत सारे अफसरान काम करना चाहते हैं, लेकिन उनका नीति निर्धारण ऐसे करने वाले लोग ऐसे बैठे हैं जो काम करने ही नहीं देते। एक ज्वलित उदाहरण दूं, दिल्ली कैंट को दिल्ली का एक प्रमुख स्टेशन बनाने की तैयारी पहले कागजों में कर ली गई और पास भी कर दिया गया। उस हिसाब से काम चालू हो गया। ये अलग बात है, दिल्ली कैंट का उस लायक बनाने का पुनर्निर्माण का कार्य अभी साल भर चलने वाला है। आज दिल्ली कैंट से न चढ़ने वाला व्यक्ति का सामान चेक होता है, न उतरने वाला पटरी पार करके ही बाहर आता है। कोई साधन ही नहीं है वहाँ पे जीने के, फिर भी वहाँ नित्य नई ट्रेनें चलाई जा रही है। हर 15 मिनट में एक ट्रेन रुकती है या आती है या जाती है। मैं विगत संडे को वहाँ पे था। 5:56 की मेरी ट्रेन थी। मेरे सामने 3 ट्रेनें 15 मिनट से चली गई। पूरा स्टेशन में कोई सामान की चेकिंग का नाटक भी नहीं किया। जी हाँ, हमारे रेलवे स्टेशन पे इस चेकिंग का नाटक किया जाता है, जिसमें यात्रियों को खामखा परेशान किया जाता है। और उस चेकिंग में कभी कुछ निकलने वाला काम, कि वहाँ कोई अक्सर बैठा ही नहीं होता जो उसको गंभीरता से देखे। तो सब अंदर में आ गए, और वहाँ पे अगर 2 बने हुए हैं आपके वेटिंग रूम, उन दोनों वेटिंग रूम की बदबू आ रही थी। बहुत बुरा हाल था, अंदर आप प्रवेश ही नहीं कर पा रहे, गर्मी से भरे हुए थे। 2-4 कंटेनर रखे, वहाँ VIP लाउंज बनाए गए, जो मुझे लगता है सेना के बड़े अधिकारी हो या बड़े राजनीतिक या प्रशासनिक लोगों, उनके लिए सुरक्षित होंगे। बाहर पंखा भी नहीं चल रहा, तो उस जगह आपको बैठना पड़ता है गर्मी में, और फिर वहाँ पे ट्रेन की यात्रा की जाती है। वंदे भारत जोधपुर और बीकानेर की वहाँ से चला दी गई है। जो चंडीगढ़ जाती है वो भी दिल्ली कैंट होके जाती है। क्या दरकार थी इनको यहीं से चालू करना? वंदे भारत वहीं खड़ी रहती है। जब 11:30 1:30 बजे पहुँचने के बाद वहीं खड़ी रहती है, तो वंदे भारत को सराय रोहिला, जो जिसमें 7-8 प्लेटफार्म है, वहाँ तक एक्सटेंशन किया जा सकता था। वंदे भारत वहाँ से चलाई जा सकती थी। लेकिन एक जिद थी कि दिल्ली से हमें कम से कम दूरी वंदे भारत की दिखानी है। वंदे भारत दिल्ली, बीकानेर और जोधपुर की स्पीड कोई ज़्यादा नहीं है। बीकानेर में सामान्य ट्रेन 7.5 घंटे में पहुँचाती है, और ये ट्रेन बीकानेर पहुँचाती है लगभग 7 घंटे में। वो अब इसलिए कि कैंट जाती है, वो सराय रोहिला जाती है। कैंट टू कैंट की तुलना करें तो वंदे भारत में कोई 10-20 मिनट स्टॉपेज का टाइम घटाओ तो घटाओ, कोई टाइम नहीं घटा है। तो कहने का तात्पर्य दिखाना था कि वंदे भारत फास्ट ऐसे कैंट से चालू कर दिया गया, जबकि ट्रेन आराम से दिल्ली सराय रोहिला जा सकती। जो इसमें चढ़ने वाले उतरने वाले यात्री पूरे शहर का बहुत बड़ा ट्रैफिक बढ़ाते हैं, क्यों उनको सराय रोहिला से कैंट का यात्रा करनी पड़ती है। बहुत कम लोग हैं जो कैंट के आसपास उतरते होंगे, बाकी सब लोग हैं सराय रोहिला। पहले नई दिल्ली पुरानी दिल्ली था, अब चलो सराय रोहिला तक हम एडजस्ट हो गए कि पूर्वी दिल्ली में रहने वालों के सराय रोहिला कितना दूर है, कि दिल्ली कैंट कितना दूर है, आप खुद समझ लीजिए। लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं, कोई काम नहीं, क्योंकि जो निर्णय ऊपर के ऐसे कमरों में बैठ के कर लिए जाते हैं, उसको बस पालन करने के डाल दिया जाता है। उसका जनता पे क्या असर पड़ेगा कोई नहीं नजर आता। मैंने फर्स्ट AC के बाथरूम की हालत तो मैंने आपके साथ वीडियो से अलग शेयर की, उसमें आपका समय नष्ट करूँगा। तो साथियों, आज एक विशेष दिवस है। आज 10 जून है। हालांकि तिथि के दिनांक के हिसाब से कल 11 जून मेरा जन्मदिन हुआ करता था। जी हाँ, मैं तिथि से जन्मदिन मना रहा हूँ, जो हमेशा पूर्व निर्धारित है। जब जन्माष्टमी, रामनवमी, गणेश चतुर्थी सब तिथि से बनाते हैं, तो हम हमारा जन्मदिन क्यों नहीं तिथि से बनाएं? तो मैं आपको इस फेसबुक लाइव के माध्यम से संपर्क कर रहा हूँ। मेरा 11 जून या आज या कल जन्मदिवस नहीं है। मेरा जन्मदिवस इस बार पड़ेगा आषाढ़ शुक्ल अष्टमी 7 जुलाई को। 7 जुलाई को मैं इस बार अपना जन्मदिन, या जो इस धरती में आने का उत्सव, भगवान ने एक और अवसर दिया कि मैं इस पृथ्वी पर रह करके अपने इस जीवन को और आगे बढ़ा सकूँ। ये मौका मिला। इस 7 जुलाई को वो दिन, शुभ दिन आएगा, जिसमें अवतरण, इस धरती पे आगमन का माध्यम ये शरीर बना। तो आज 10 जून इसलिए विशेष है कि आज के दिन
आंकड़ों की दृष्टि से, जी हाँ, मैं सब बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, आंकड़े ऐसे ढूंढे गए हैं जिसके अंतर्गत अब प्रधानमंत्री मोदी लगातार प्रधानमंत्री रहने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री बन गए। अर्थात आज उन्होंने नेहरू जी को के प्रधानमंत्री काल को पार कर लिया है। आप में से कई लोग ये कहेंगे नेहरू जी की तो 62 में मृत्यु हुई थी, 47 में बन गए थे, उस हिसाब से तो 15 साल तक नेहरू जी रहे हैं, 14 साल तक इंदिरा गांधी भी रही हैं। मोदी जी 14 में बने, 26, 12, 12.5 साल में कैसे टॉप मोस्ट बन गए? तो इसके पीछे के गणित आंकड़े को समझिए। मोदी जी 47 से 52 तक भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री माने जाते थे, चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं थे। उनको एक समझौते के तहत भारत की जीडीपी को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाने की कीमत चुका करके भारत के उस समय की कांग्रेस जो सौदेबाजी कर रही थी, जिसमें गांधी और नेहरू प्रमुख थे, उन लोगों ने सौदेबाजी करके नेहरू का प्रधानमंत्री पद खरीदा था। जी हाँ, शब्द बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री पद खरीदा था। कहते हैं 14 अगस्त को भारत की इकोनॉमी 1400 करोड़ रुपए की थी और वो 15 अगस्त को 700 करोड़ रह गई। उसका कारण क्या था? कारण सिर्फ इतना सा था कि उस 700 करोड़ में से 700 करोड़ रुपए कहाँ चलेगी? एक दिन में आधा कैसे होगी देश की जीडीपी? वो इसलिए हो गई इकोनॉमी क्योंकि जो अंग्रेजों ने एक हिसाब दिया, नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने की शायद शर्त रही होगी कि जितने हमने रेलवे लाइन, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और जितने निर्माण हमने किए हैं उन सब की कीमत हमें आप चुकाइए, तब हम आप यहाँ से जाएंगे। और नेहरू जी को तो प्रधानमंत्री बनना था। 12 समितियों ने इसका विरोध भी किया। जो हमारे पटेल साहब देना नहीं चाहते, लेकिन गांधी जी ने वीटो करके उसको निरस्त करके नेहरू जी का प्रशासन बनना, प्रधानमंत्री बनना का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये 400 करोड़ रुपए तो उस संपत्ति को खरीदने में भारत ने चुकाए। ये संसद भवन, ये राष्ट्रपति भवन जो हमारे किसी काम नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये सब के सब खरीदे गए हैं। और 300 करोड़ रुपए अंग्रेजों के जितने प्रोबेशन ऑफिसर इंडिया में काम करते थे वो सब इंस्टेंट उसी दिन रिटायर हुए और उनको रिटायरमेंट की पेंशन एक मुश्त केस में दी गई। वो सारे प्राय यहीं रहे और उनको पूरा पैसा कैश दिया जो 300 करोड़ की राशि बनती है। तो एक साथ भारत की इकोनॉमी आधी हो गई और इस तरह से भारत की प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी इस तरह से सरकार में आए। 1952 में प्रथम चुनाव हुआ। राम राजा पार्टी के अलावा कोई पार्टी विपक्ष में थी नहीं और अपने जवाहरलाल नेहरू जी दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए। तो 52 से प्रधानमंत्री पद चयनित होकर गिना जाता है। उस हिसाब से उनके 62 के अंदर जो 62 तक रहे, तब तक उनके जो साल 64 तक रहे थे, शायद 62 या 64 तक, हाँ 62 में युद्ध हुआ था, 64 तक रहे थे। तो जो 14 साल की जो दूरी थी, 4899 कुछ ऐसे कुछ दिन थे, वो दिन आज मोदी जी ने पार कर लिए हैं। मोदी जी सबसे वृद्ध हो गए। और इंदिरा गांधी जरूर 14 सालों तक इंदिरा गांधी भी रही, लेकिन वो एक साथ नहीं रही, अलग अलग बीच में इमरजेंसी के 3 साल नहीं रही थी। उनको हटा दें तो वो ये जो अभी चुना गया है कि मोदी जी लगातार सबसे लंबे प्रधानमंत्री, उस सूची से वो अलग हो जाती है। तो देश की इकोनॉमी, हालांकि कहते हैं 1950 में जब हमारा संविधान सभा लागू हुआ तभी भारत का 1 रुपया डॉलर के बराबर था, लेकिन भारत की आरबीआई जो नोट छापती थी उस नोट के अगेंस्ट 1300 करोड़ रुपए के नोट छापे। तो हमारे यहाँ सोना 42 करोड़ था जो कई सालों तक 42 करोड़ ही बना रहा। अर्थात जो लोग आज सोने की या करेंसी बढ़ने की बातें करते हैं वो उन आंकड़ों को भी देखें कि मोदी जी नेहरू जी जो अभिजात्य वर्ग से आते थे, जो स्विमिंग पूल के 48 कमरों के रम पीने वाले पिता के घर में रहा करते थे, उस मोदी जी ने कभी आम जनता का दुख दर्द देखा ही नहीं। लॉर्ड माउंटबेटन से उनके अवैध रिश्तों के बारे में, उनके कपड़े यूरोप से धुल के आते थे, उनके बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन देश की विडंबना ये थी कि उस समय देश का निर्णय करने वाले लोग कांग्रेस के थे। कांग्रेस के लोगों को गांधी जी के माध्यम से नेहरू जी ने साध रखा था। लोग गांधी जी की इज्जत करते थे, इसलिए वो बना रहा। और गांधी जी के कारण ही उन्होंने कहा कि मेरी लाश पे 2 टुकड़े होंगे। उससे पहले ही 2 टुकड़े होने का फैसला गांधी जी की मौजूदगी में किया जा चुका था। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वस्तुगत तथ्य जो आप कहीं भी देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो भारत की इकोनॉमी में सोना नहीं था, 62 तक भी नहीं रहा, 64 तक भी सोना नहीं खरीदा।
बाद में तस्करी बहुत होने लगी, तो सोने की तस्करी से जब्त सोने से ये 342 करोड़ रुपए लग का सोना जाके 81 में जाके हुआ था। मतलब उसमें मोरारजी देसाई की सरकार भी चलेगी, उसके बाद में भी 381 करोड़ ही सोना था। अर्थात भारत का वैल्यू अपने आप गिरता चला गया कि आपके पास जितना पैसा, जितनी आप करेंसी छाप रहे हो, उतना आपके पास बैलेंस रिजर्व में रखा सोना नहीं है। पहले हर कंट्री उतना सोना रखती थी, ये अलग बात है। अमेरिका ने बाद में इसको खुद ही ख़त्म कर दिया और खुद ही बिना सोने के रुपया छापने लगी। पहले यह था कागज़ के रुपये का मोल होता है, उतना सोना आपके अंदर है क्या, तब आप उतनी करेंसी छाप सकते हो। लेकिन भारत वहाँ से गिरना चालू हुआ और गिरता चला गया। और फिर तुलनात्मक दिन आज करें तो अभिजात्य संस्कृति में रहे नेहरू जी का जो आज़ाद भारत में पहला संघर्ष हुआ, भारत ने पूरा पटेल जी के नेतृत्व में पूरा कश्मीर पे अधिकार कर लिया था। और वो लेकिन मोदी जी, नेहरू जी विश्व नेता बनना चाहते थे, खुद चला करके यूएन में सब्जेक्ट लेके गए कि हम लोगों के से सर्वेक्षण करवाएंगे, वहाँ पे एक सर्वे कराएंगे। उस एवज में भारतीय सेनाएं रुक गई और पाकिस्तान ने पीओके पे कब्जा कर लिया, जो आज तक बना हुआ है। और 62 में उसी का एक हिस्सा, जब चाइना के साथ भी वो संबंध और सुधारने, चीनी हिंदी भाई भाई के नारे लग रहे थे, चाइना की इकोनॉमी भारत से कमज़ोर हुआ करती थी, उसके बावजूद भी चाइना का भारत से कोई सीमा नहीं लगा करती थी। आज चाइना जो बॉर्डर आपको नज़दीक आता था वो तिब्बत या तुर्कमेनिस्तान था। तिब्बत वो था जो अरुणाचल प्रदेश से लेकर के आपके यूपी के उत्तराखंड तक फैला हुआ था, वो तिब्बत था। और उसके आगे तुर्कमेनिस्तान था जो हमारे पीओके और अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ सिकियांग क्षेत्र आजकल कहलाता है, जो अक्साई चीन से जुड़ा हुआ था। उसको तुर्कमेनिस्तान को और तिब्बत जो स्वायत्त शासी राष्ट्र थे उनको चाइना ने कब्जा में किया। विश्व में कोई नहीं बोला और जो बोल सकता तो भारत था और भारत भी नहीं बोला। नहीं, तिब्बत के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध थे। भारत वहाँ के मानसरोवर आदि की सबकी यात्रा किया करते थे। और तुर्कमेनिस्तान और तिब्बत को मिलाने के लिए उनको अक्साई चीन की जरूरत थी, जो उनको नेहरू जी नीति के कारण पाकिस्तान ने सौंप दिया। नेहरू जी ने खाली इतना ही कहा, यहाँ कुछ होता तो है नहीं, तो चीन भी ले ले तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन विश्वास कीजिएगा वो कार्य आज तक इंडिया में फांस बना हुआ है। चीन ने उसके माध्यम से भारत पे निगाह रखता है, भारत की सेना वहाँ लाखों करोड़ रुपये खर्च करती है। अब मोदी जी देखिए इस संदर्भ में क्या फैसला लेते हैं। उनके जन्मदिन के उनसे मैं तो आज इसे सबसे बड़े प्रधानमंत्री बनने के इस कल्याण कार्य पल में मैं यही निवेदन करता हूँ कि चीन की भारत अगर समृद्ध है तो चीन के प्रति जो भारत की जो दुश्मनी है उसको दो समृद्ध राष्ट्रों में दुश्मनी जनता के लिए हित में नहीं होती है। यहाँ पे सैन्य दलों में हजारों लाखों खर्च करें, उनको रोका जाए। आज शुभ सूचना यह है कि जोजिला दर्रे को की पुल पूरी बन के तैयार हो गई है। इसको होने से जो ये कारगिल आसपास का इलाका, द्रास कारगिल का इलाका जो बंद रहता था सर्दियों में, खुला रहेगा। अर्थात लेह लद्दाख अब कश्मीर में बहुत चंद घंटों की दूरी में, 1-2 घंटे की दूरी में ही लेह लद्दाख को कश्मीर से जोड़ दिया गया है इस पुल के इस माध्यम से। अब लगता है कि चाइना पे भी भारत का सैन्य दबाव बढ़ेगा। हालांकि ये पहले भी बनाने की बात हुई थी, लेकिन अन्य सरकारें हिम्मत नहीं करती थी कि चीन इन्हीं के माध्यम से वापस इंडिया में आक्रमण कर देगी, इसलिए इनको बनाने की बात नहीं की थी। मोदी जी ने एक बड़ा ही कदम उठाया है कि इस दर्रे को बनाकर भारत और चीन के बीच लेह और यूँ कह दीजिए लद्दाख और कश्मीर के बीच में एक सुंदर रास्ता बनाया है। एक बड़ी सूचना आपको अच्छी लगी हुई है कि भारत ने अभी 12 परमाणु बम्बों को अपनी मिसाइल के नोक पर लगा के रखा है। ये विश्व को ये सूचना देना है कि भारत में अगर किसी ने कुछ भी भारत के साथ किया तो भारत ऑलवेज वॉर रेडी है। मतलब ऐसे नहीं बम ढूंढेंगे, कहाँ से लाएंगे, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कौन सी मिसाइल पे कहाँ लगाना है, क्या लगाना है, वो समय भारत नहीं छोड़ रहा है। भारत अपने 12 मिसाइलों पे हर वक्त परमाणु बम बनाए रखता है। आप और हम समझ सकते हैं उनका निशाना किस तरफ होगा। तात्पर्य आज के समय में जो सक्षम है उसी वही सुरक्षित है, जो कमज़ोर है वो दूसरे लोगों का अत्याचार का कारण बनता है। हालांकि पाकिस्तान में पीओके में बड़ा अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ में जिनकी सीटें निर्धारित थी उनके साथ में भारत ने का विरोध भी किया है। लेकिन अभी पाकिस्तान उस भांजे की तरह है जिसके दोनों मामे, चीन और अमेरिका 2 मामे हैं जो उसको साथ दे रहे हैं, तो उसकी बातों में कोई कुछ नहीं कहने वाला है। तो हम बात कर रहे थे मोदी जी का ये प्रशासन किस तरह से नेहरू जी से अलग था।
जहाँ मोदी जी अभिजात्य वर्ग के एक वंशधर थे। 17 साल की उम्र तक बहुत कठिनाइयों में जो मिलता था वो सिर्फ खा पी करके सामान्य शिक्षा स्कूलों में पढ़ करके ही हमारे मोदी जी बड़े हुए। 17 साल की उम्र में उन्होंने लगभग अपना अध्यात्म खोज के लिए अपना घर छोड़ दिया और लगभग उसके बाद घर से दूर ही रहे। हालांकि बीच में उनका विवाह भी हुआ। विवाह के बाद में भी वो माता पिता के आज्ञा अनुसार विवाह किया, लेकिन विवाह के बाद में भी वो अपनी पत्नी को एक तरह से प्रत्यक्ष कहो या छोड़ करके कहो या उससे संन्यास धारण करना हो, वानप्रस्थ धारण करना हो, मोदी जी घर छोड़ के चले गए। अनेक सेवा कार्य में लगे हुए, बहुत कठिनाई में जीवन जिया। देश में अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने सेवाएं की और सेवाएं करने के बाद में उन्हें सन 51 में खुद समस्या आई तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आप गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाइए, समस्या है। तो उन्होंने एक सेवक की तरह कार्य संभाला। 15 सालों तक वहाँ शासन किया और 51 से 66 की वहाँ शासन किया। फिर वहाँ से फिर देश की हालात ऐसे बनी कि आडवाणी वाजपेयी जी का कार्यकाल, उनका काल संपूर्ण हो रहा था। पूरे पार्टी को ये लगा कि अब देश को यही संभाल सकते हैं कि मोदी जी का गुजरात में 15 सालों का सुशासन, जो भ्रष्टाचार रहित था, विकास उन्मुखी था, उसी रिपोर्ट के आधार पर उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, बनाने का उम्मीदवार बनाया गया। और मोदी जी अमित शाह ने बहुत सारी मेहनत करके देश से कांग्रेस शासन को सन 2014 में निकाल दिया गया। 14 से लेकर अब तक मोदी जी का शासन चल रहा है और ये जब इस कार्यकाल पूरा होगा 2029 में, तब तक तो मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी वाले 14 साल के उस दौर को पार कर देंगे और नेहरू जी के 14 साल वाले उस दौर को पार कर चुके होंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या, नेहरू जी का 17 साल 16 साल जो ही रहा हो, एक कार्यकाल हो रहेगा तब पार कर देंगे। मुझे लगता है 2029 में भी मोदी जी प्रधानमंत्री बन के देश को आगे बढ़ाएंगे। तो मोदी जी ने अभी तो सिर्फ फील्ड जमाई है, उसके हिसाब से देश भर में सरकार लेना, देश भर में जो उपद्रव करने वाले लोगों को हटाना, ये कार्य हो रहे हैं। उसके लिए वो विकास कार्य को साथ रखते हुए लोगों को सशक्त भी बना रहे हैं। सब्सिडी, फ्रीबी, चुनावी राजनीतियाँ सब कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पे रोक कदापि नहीं लगा पा रहे हैं। परंपरागत बिजनेस को खत्म करना, देश के व्यापार को खत्म करना मोदी जी की सबसे बड़ी असफलता है। आज देश में परंपरागत बिजनेस नहीं रहा है। मैं जिस गांधी जी व्यवसाय में करता हूँ, सन 84-85 हम लोग राजस्थान से या कोई आसाम से, कोई पंजाब में, दिल्ली आए और दिल्ली में आके बहुत अच्छा व्यवसाय किया। कांग्रेस संयोग ऐसा है कि कांग्रेस है के साथ 2010 तक यहाँ सब जगह व्यवसाय बहुत अच्छा रहा। प्रॉपर्टी रेट डेली बढ़ते रहते थे। जो ही मोदी जी 2014 में शासन में आए तो ही वहाँ का व्यवसाय, बिजनेस और बिजनेस प्रॉपर्टी रेट सब गिरने लगी। और आज ये है कि 10 साल पहले की जो रेट है वही रेट आज है। बिजनेस जो 100 रुपये का बिजनेस था वो बिजनेस आज 40-50 रुपये का रह गया है। लेकिन सरकारों को दिखता नहीं कि सरकारें सिर्फ आंकड़े देखती हैं। पहले सेल कम अकाउंटिंग में होती थी, अब सरकार को आधा 1% टैक्स मिलना ही अगर व्यवसाय का मापदंड है, प्राकृतिक मापदंड है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये देश के लिए उचित नहीं है। आज के समय जो व्यवसाय का तात्पर्य प्रोडक्ट बनाना, उसके लिए लोगों को रोजगार देना, रोजगार के माध्यम से जो पैसा कमाई होता है उसको अपने या समाज सेवार्थ वापस खर्च करना, जिस देश की इकोनॉमी बढ़ती है। जब पैसा हाथ में नहीं है, बचत किसी का हाथ में नहीं, सब लोग लोन का आधारित इकोनॉमी में चल रहे हैं। तो ये कार्य मोदी जी के इस कार्यकाल में बढ़ता जा रहा है। ये मोदी जी का आज के दिन कहना नहीं चाहिए तो लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज भ्रष्टाचार और परंपरागत उद्योग धंधों को ख़त्म करना मोदी जी के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बनेगा। जैसे 2000 हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साइनिंग इंडिया, बहुत जगह इंडिया साइन कर रहा है और आपने देखा कि वो किस तरह से 2004 में हार गए थे। ये 15 सालों की एक अविस्मरणीय यात्रा का भी अगर ये सामान्य व्यक्ति के लिए कार्य नहीं करेंगे, मध्यम वर्ग के लिए कार्य नहीं करेंगे, खाली फ्री बी की राजनीति करेंगे, चुनावी राजनीति करेंगे, भ्रष्टाचार पे रोक नहीं लगाएंगे, क्योंकि फ्री बी की राजनीति में पैसा तो सरकारों को टैक्सेस वगैरह से मिल जाता है, लेकिन जो राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा देते हैं उसका पैसा भ्रष्टाचार और जो केस में दान आता है उससे होता है। अभी मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे एक निगम पार्षद कह रहे थे कि अभी दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन हुआ, सब पार्षदों कहे 1-1 लाख रुपए का योगदान दो। वो पार्षद कह रहे थे कि 1-1 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे, हमसे पूछा भी नहीं जा रहा। नेचुरली में 1-1 लाख रुपए उनको एक मीटिंग के लिए देंगे तो हमें भ्रष्टाचार करना ही है। तो सरकारें इस तरह भ्रष्टाचार को बढ़ा रही है। जीएसटी अफसर तो खुलेआम कहते हैं पैसा ऊपर तक जाता है। तो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, देश में प्रशासन कमज़ोर होता जा रहा है, लेकिन विपक्ष को जितना मजबूत होना चाहिए उतना मजबूत नहीं है। आज भी वो गलत विषयों को उठाते हैं, सही विषयों को उठाते नहीं हैं। अभी इन लोगों ने सीजेपी के साथ जाकर अपनी और एक बार दिवालियापन की घोषणा कर दी है।
जबकि वो देश के दुश्मनों के साथ खड़े होना, ये जब जब भी ऐसे कन्हैया शार्दुल या ये क्या बोलते हैं अपने दिल्ली में जो शाहीन बाग जैसे किसान आंदोलन, इस तरह की जब जब घटनाएं आएगी तब तब या राम जन्मभूमि का विरोध, ऐसी जब जब घटनाएं आएगी तब तब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ध्रुवीकरण होगा और देश की जनता उनके लिए वोट देगी। मैं फिर कहूँगा, बंगाल में बहुत अच्छा कार्य है। बंगाल में जो कार्य हो रहा था देश को कई सालों में अच्छे लगा। मैं मोदी जी को सैल्यूट करता हूँ, लेकिन देश की इकोनॉमी बढ़ाना भी आपका कार्य, उसको भी आप बढ़ाए। एक सुंदर बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ, जो आपको हो सकता है आज देश की 5 ट्रिलियन जो हमारी इकोनॉमी है 5 ट्रिलियन नहीं रही और नीचे गिर गई है। हम देश की जो चौथी 5 इकोनॉमी वहाँ से हट गए हैं। ताइवान और साउथ कोरिया जैसे देश भी हमसे आगे चले गए हैं। ये सब नीचे गिरे हैं क्योंकि डॉलर का वैल्यू गिरता जा रहा है। भारत में रुपये के मामले में इतनी हमारी जीडीपी नहीं गिर रही, इतनी डॉलर के मूल्यों में गिर रही है। 1.5-2% एक्स्ट्रा गिर रही है डॉलर के रूप में मूल्य देखने की वजह से। तो आज मैं आपको एक खुशखबरी, एक तुलनात्मक देना चाहता हूँ कि एक परचेज पावर आगे कुछ पोटेंशियल पीपीपी एक आंकड़ा निकाला जाता है। उस आंकड़े का आधार बताया जाता है भारत में कितनी महंगाई है। भारत की जो महंगाई बात उनके लिए बताऊं, मैं उदाहरण दे रहा हूं ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया के $1 का रुपया भारत में 67 रुपये है। 67 रुपये में ऑस्ट्रेलिया में कुछ भी नहीं मिलता है। मैगी का छोटा पैकेट या बिस्किट का पैकेट ही बनता है, जो इंडिया में 5 से लेकर 20 रुपये मिलता है। वहाँ कोई फल सब्जी भी आप $1 में नहीं ला सकते। और भारत में 67 रुपये में कई जगह तो 20-25 रुपये में पूरा खाना मिल जाता है। 67 रुपये में बहुत कुछ बन सकता है। बहुत सारे लोग 67 रुपये में अपना पूरा दिन चला सकते हैं $1 की इस वैल्यू के अंदर। तात्पर्य यह है कि भारत का कोई व्यक्ति वहाँ पे अगर $1 कमाता है डेली का, तो उसके पल्ले कुछ नहीं बचेगा, जीवन भी नहीं जी पाएगा। और भारत में $1 कमाने वाला शायद 10-20 रुपये बचा भी पाएगा। 40 रुपये में घर, बहुत गरीब से गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ, इसको मल्टीपल कर लीजिए। $10 कमाने वाला अगर भारत में 600 रुपये कमा रहा है, जो भारत की जीडीपी के लगभग अनुरूप है, 18-20 हज़ार महीना जो मिनिमम रोजगार के अनुरूप है, उतना कमाता है, तो भारत का एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार की देखभाल कर सकता है, आराम से जी सकता है। लेकिन इतने ही रुपये वहाँ पे कमाने वाला, $10 कमाने वाला वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, अपना घर भी नहीं पाल सकता। आज मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, अमेरिका में एक 80 ग्राम भिंडी की रेट $6 है। मतलब लगभग 3,400 रुपये किलो भिंडी की रेट है वहाँ। और भारत में 40 से 50 रुपये हो जाते हम चिल्लाने लगते हैं। तो परचेज पावर पोटेंशियल पीपीपी के आधार पर भारत अभी भी विश्व का सबसे सस्ता देश है। एक आधे चीज़ की मत तुलना कीजिएगा, कई जगह पेट्रोल सस्ता हो सकता है, कई जगह कुछ और सस्ती हो सकती है, लेकिन ऑल ओवर पीपीपी को देखें तो भारत आज के समय में, चाहे यूरोप का हो, चाहे आपके अमेरिका का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, बल्कि मैं चाइना चाहता हूँ, चाइना भी कहूँ तो भारत चाइना से बहुत सस्ता है। आज ही भारत में 80-100 रुपये में खाना मिल जाता है, वही खाना चाइना में लेते हैं तो 14 कम से कम 70 रुपये की थाली का भी भोजन अगर करूं, जो अपने एक बासा के महाराज जी खिलाते हैं, तो भी वो 1050 रुपये का एक टाइम का खाना है। और भारत में आज की डेट मैं अच्छे से अच्छे होटल में भी जाऊं तो 200-300 रुपये में अच्छी प्लेट मुझे खाने की, भरपूर खाने की प्लेट जो उनसे ज़्यादा बड़ी और सजी होगी मिल जाएगी। तात्पर्य है पीपीपी के आधार पर आज भी भारत में महंगाई बहुत कम है, भारत बहुत सस्ता है, जीवन यापन के लिए सस्ता है बहुत। तो पीपीपी कोस्ट के आधार पर देखोगे तो हम अभी भी अमीर हैं। जी हाँ, हम अभी भी बहुत अमीर हैं, दूसरे लोग हमसे बहुत गरीब हैं। तो सरकार कई मामलों में सफल है। सरकार का रक्षा का खर्चा बढ़ता जा रहा है, विश्व में 5वें नंबर पर है। तो अमेरिका, रूस और चाइना और जर्मनी के बाद 5वें नंबर भारत है। तो भारत का रक्षा खर्चा बहुत बढ़ता जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा बहुत बढ़ता जा रहा है। इस कारण से भारत की इकोनॉमी लोगों को चूँकि बहुत वंचित रहे हैं, उनको फ्री में बहुत कुछ देने का, चाहे मनरेगा की बात करें, हालांकि भारत ने डायरेक्ट भेज करके बहुत सारे भ्रष्टाचार को शायद रोका है। और अभी भी मकान से लेके टॉयलेट से लेके बहुत सारी चीज़ें फ्री बनाई जा रही है, देश का एकदम बिछड़ा हुआ आदमी भी एक लेवल पे आ जाए। तो मुझे लगा जब वो कार्य संपूर्ण हो जाए तो मोदी जी का जो कार्यकाल 2029 से शुरू होगा। कल श्री रविशंकर जी के साथ मोदी जी बैठे थे, तो रविशंकर जी कह रहे थे, मोदी जी आपने 9 आग्रह किए हैं वो हम मानेंगे, लेकिन एक आग्रह आप ही हमारा मानिए, अब थकिएगा मत। अभी आपकी जो फसल आपने बोई है उसके फल आने का समय अभी आया है, अर्थात एक कार्यकाल 2029 से आप और शुरू करें और भारत को समृद्धि के रास्ते पर लेके जाएं। हमें विश्वास है 2029 तक ये कार्य बहुत संपूर्ण हो जाएगा। तमिलनाडु में अन्नामलाई के द्वारा एक नया राह खोल दी गई है।
कर्नाटक और तेलंगाना 100% अगली बार भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। तो रह क्या जाएगा, सिर्फ तमिलनाडु और केरला रहेगा। अगले 5 सालों में ये मार्ग भी दूर हो जाएगा। हिमाचल झारखंड अब पंजाब, ये तीनों में सरकारें बदलने वाली है, इसमें कोई संशय है ही नहीं। तो कुल मिलाकर जो मोदी जी करना चाहते तो सब कुछ हो चुका है। तो मुझे लगता है मोदी जी को इस जन्म में बहुत सारी बधाई देते हुए हमारे दिल्ली राजस्थान प्रकोष्ठ के प्रभारी अध्यक्ष संयोजक श्री अटल जी द्वारा आज रघुनाथ मंदिर में एक गायत्री पंचमुंडी महायज्ञ का भी आयोजन किया गया है। हम सब लोग उसी के में जाकर के मोदी जी के स्वर्णिम काल के लिए उनके लिए प्रार्थना करें। क्यों आज के समय में चाहे मोदी जी के बारे में 2 बातें जो सक्षम है, उनके बारे में दाग लगाना आसान है, चांद में भी दाग लगाया जा सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ उनके बारे में कुछ कमियां हैं, लेकिन कुल मिलाकर के आज मोदी जी का आज आने वाले 10, 20, 25 सालों में कोई विकल्प नहीं है। मोदी जी मुझे लगता है अपना विकल्प बनेंगे और देश के लिए एक ऐसी आधारभूत व्यवस्था क्रिएट करेंगे जो भारत को विश्व गुरु बनाएगी। बस आज के दिन में इतना ही कहना चाहता था। और देश में छोटी मोटी घटनाएं घट रही है, लेकिन आज का मुझे लगा कि आज का मुख्य विषय, चिंतन का विषय ये हो सकता है, यही होना चाहिए। हमारे श्रीमद् भागवत स्वाध्याय में भरत जी चरित्र चलते ऋषभ देव जी के इस संसार से चले जाने के बाद परमहंस का एक नया आश्रम जोड़ने के बाद भरत जी, जिनके नाम भारतवर्ष रखा गया, वो राजा बड़े याद रखे। दुष्यंत शकुंतला के बेटे भरत के नाम भारत नहीं रखा गया, भारत रखा गया था राजा ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम। भरत ने पूरा अच्छा राज्य किया। अंत में अपने वन में तपस्या करने चले गए। तपस्या करते करते उनको एक हिरण में मोह हुआ, और जिस अंत समय में भाव रहता है वैसी उनको हिरण की योनि मिली, और हिरण की योनि में भी वो भगवत भाव में स्मृति बने रही। फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लेके मोह से मुक्त होकर के अंध भक्त जड़ बने रहे, उनका जड़ भक्त नाम दिया गया। जल कल इसका राजा रघुगण से संवाद होगा, जिसको हम कल देखेंगे। आप भी हमारे श्रीमद् भागवत स्वाध्याय में आया करें, तो कम से कम उसको पढ़ तो लिया करें, तो आपको हमारे को बहुत अच्छा लगेगा अगर हम उसको पढ़ लेंगे। साथ ही भारत के वैभव सूर्यवंशी का अब भारतीय टीम में पदार्पण हो गया, इंडिया ए के नाम से। लेकिन पहला दिन उनका अच्छा नहीं गया, रन ज्यादा नहीं मिला। हालांकि गायकवाड़ का दिन अच्छा गया। भारत मानो सुथार जो राजस्थान के माध्यम से जीत गया। अफगानिस्तान के साथ में मानो सुथार गलत बोल रहा हूँ, जो हमारे दूसरे स्पिनर थे उसमें अरशद खान वगैरह के माध्यम से भारत उनके श्रीलंका से 3 का वनडे पहला मैच जीत गया। अफगानिस्तान में मानो सुथार और केएल राहुल और गिल और पंत और साई सुदर्शन वाशिंगटन सुंदर के माध्यम से वहाँ भी क्रिकेट मैच टेस्ट में जीत चुके हैं। वनडे में रोहित और हार्दिक पांड्या भाग लेने वाले हैं। आइए हम सब लोग जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में थोड़ी